कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों कोडाई कनाल जो है, पहला आंसर पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी व्याख्या, कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों ये 80 क्वेश्चन का सेट है जिसमें आपको ज्योग्राफी से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। जैसे आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आएगा, SSC की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आएगा। मतलब अगर आप PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं या IAS की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस सेट के माध्यम से अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, आंक सकते हैं कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कितना अच्छे से तैयारी है आपकी या कहाँ कमी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो पाक जलडमरू मध्य जो है ये जुड़ा हुआ है कहाँ से? भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। इसे पाक जलसंधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, लेकिन इन ऑप्शनों को मैं बताने से अच्छा है कि मैं सीधे आंसर बताऊं। ये तमिलनाडु सबसे नज़दीक है। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है। यह जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है इसका पहला आंसर सही है। दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। इसका व्याख्या है, डंकन पास है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित जल संयोजी है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह अलग अलग होते हैं या अलग होते हैं। अतः स्पष्ट है कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये विश्व विख्यात है और इसकी लंबाई जो है 8,848 मीटर है। इसकी व्याख्या है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है झारखंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व से होते हुए कुल 8 राज्यों से गुजरती है और उनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कोलकाता है, विशाखापत्तनम, मुंबई, श्रीनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम। अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर भारत के उपरोक्त नगरों की भूमध्य रेखा से निकटता का पता लगाया जा सकता है। उपरोक्त नगरों का अक्षांशीय विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो इसका विवरण है, देखिए श्रीनगर जो है 34 डिग्री 9 अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश। कोलकाता 22 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश पर है और मुंबई 18 डिग्री 96 उत्तरी अक्षांश है और विशाखापत्तनम जो है 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों स्पष्ट है कि विशाखापत्तनम ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है जिसके फलस्वरूप। तो दोस्तों इसका पहला आंसर सही है और इसकी व्याख्या है, कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसके कारण देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? चेन्नई, कोलकाता, भोपाल और श्रीनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भोपाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। उपयुक्त भारतीय नगरों के अक्षांश इस प्रकार हैं। चेन्नई का है 13 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश, कोलकाता का है 22 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश, भोपाल का है मध्य प्रदेश का 23 डिग्री 16 उत्तरी अक्षांश
और श्रीनगर का है 34 डिग्री 09 उत्तरी अक्षांश। तो स्पष्ट है कि भोपाल जो है कर्क रेखा से 23 सही 1/2 से सबसे निकट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर भोपाल ही है। अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में या कन्याकुमारी के दक्षिण में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु के पूर्व में। इसकी व्याख्या देखें तो मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण और पूर्व, ठीक है, और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। आदम का फूल मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को अलग करता है। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो दोस्तों ये है 82 सही 1/2 पूर्व देशांतर। भारत का मानक समय 82 सही 1/2 पूर्व देशांतर से लिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, छोटी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए। आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? तो दोस्तों ये तो जवान पर आपके होना चाहिए, मैकमोहन रेखा। इसका व्याख्या है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों कोडाई कनाल जो है, पहला आंसर पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी व्याख्या, कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है रामेश्वरम, ठीक है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के एक द्वीपीय कस्बा है जो भारत के मुख्य भूमि, यहाँ उनसे लिख उठा है, ये टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है, तो मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर भी स्थित है। जैसा कि आप सभी सुनते ही हैं कि बड़ा फेमस है रामेश्वरम। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, चीन और भारत के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच। तो दोस्तों ये है भारत, इसका आंसर। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री या सियाचिन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का काराकोरम श्रेणी में स्थित है सबसे लंबा ग्लेशियर है, ठीक है, सबसे लंबा ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा स्थान है और भारत का पहला। लंबाई इसकी है 80 किलोमीटर और पिंडारी हिमनद की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है और गंगोत्री हिमनद की लंबाई लगभग 30.2 किलोमीटर है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन ना पैदा हो तो इसका सही आंसर है निकोबार द्वीप समूह। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। भारत का दक्षिणी नोक है केप कमोरिन, कैलिमरे बिंदु, निकोबार आइसलैंड एवं इंदिरा बिंदु, त्रिवेंद्रम में कोलम। इसकी सही आंसर है केप कमोरिन। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल ये है कि दक्षिणी नोक पूछा है, ये नहीं पूछा है कि अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंदिरा है, इंदिरा पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कमोरिन कहाँ है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जहाँ भारतीय प्रायद्वीप सकरा होते हुए दक्षिण में विलीन हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण में पतला होता जाता है श्रीलंका के साइड में, जबकि भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 30 ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन हैं? तो दोस्तों ये राज्य है गुजरात है, जम्मू कश्मीर है,
पंजाब है, राजस्थान है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये किए थे डॉक्टर जेड.एस. कासिम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व एस.जेड. कासिम ने किया। यह अभियान दल दिसंबर 1981 में शुरू हुआ था, जबकि 1982 में पूरा कर लिया था। डॉक्टर कासिम भारत के प्रमुख समुद्र जीव विज्ञानी थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो किसके बीच की रेखा है डूरंड लाइन? तो भाई ये लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच की। डूरंड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता पूर्व सर डूरंड के निर्देशन में हुआ था, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा है। विभाजन के बाद यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का हो गया। तो ये क्वेश्चन का व्याख्या था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था सर कॉरिल रेडक्लिफ ने। इसका वो व्याख्या देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए सर कॉरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने ही भारत एवं पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? तो दोस्तों वो रेखा कहलाती है रेडक्लिफ रेखा। भारत पाक विभाजन के समय खींची गई रेखा जो है रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। और डूरंड रेखा अब वर्तमान में भारत के बीच नहीं है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बन गई है। तथा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य रेखा बनाती है। तो चीन और भारत के बीच मैकमोहन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ, और डूरंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल द्वीप के उद्गम हैं। तो दोस्तों यही सही आंसर है, वे सभी प्रवाल के उद्गम हैं। और इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सभी प्रवाल जीवों के बने होते हैं, ठीक है। और प्रवाल जीव जब मर जाते हैं तो उन्हीं की खोल का धीरे धीरे ये मजबूत एक टीला रूप में बन जाता है और ये धीरे धीरे ये द्वीप का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बता दिया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जायंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो ये प्रसिद्ध हो गया है उड़ीसा राज्य का। और इसकी व्याख्या अगर जानना चाहें तो देखते हैं। उड़ीसा राज्य का जो समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम के रूप में प्रसिद्ध है। इसी कारण कभी कभी चांदीपुर प्रक्षेपण स्थल पर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। उड़ीसा के समुद्र तट पर इन कछुओं के विश्राम स्थल एवं प्रजनन केंद्र के रूप में 3 स्थान महत्वपूर्ण हैं। एक है रसकुल्या गहिर माथा के करीब स्थित है, और नाली द्वीप एवं पुरी जिले में स्थित देवी नदी का तट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर है 6100 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को मिलाकर भारतीय तट रेखा जो है 7516.5 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 15200 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई तो 22,716.5 किलोमीटर। दोस्तों ये फैक्ट है, आपके पेपर में बराबर आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 नाटिकल मील, 6 नाटिकल मील, 15 नाटिकल मील, 10 नाटिकल मील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। तटीय क्षेत्र प्रबंधन का कार्य भारत में समुद्री विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन ICMAN मतलब इंटीग्रेटेड
कोस्टल मरीन एरिया मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाता है। भारत के तटीय जल का वर्गीकरण इस प्रकार है भाई, देख लीजिए। क्षेत्रीय जल क्षेत्र जो होता है 12 नाटिकल मील होता है, संलग्न क्षेत्र जो होता है 24 नाटिकल मील होता है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है 200 नाटिकल मील होता है। महाद्वीप तट जो 200 नाटिकल मील तक का होता है। तो इसका इस प्रकार से सही आंसर आपको मिल जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थल, तो दोस्तों ये है लेह। इसकी व्याख्या अगर देखें तो प्रश्न में दिए गए स्थानों में लेह ही वह स्थान है जहां सबसे कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। कच्छ का भूदृश्य है, तो इसका सही आंसर है निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लिया जाए तो कच्छ का रण जो है गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदल प्रदेश है। ठीक है, लवड़ी निम्न भूमि में यह प्रदेश ग्रीष्मकालीन मानसून के समय लवड़ी परतों और कीचड़ से ढका रहता है। उसके पूर्वी भाग पर थार का मरुस्थल स्थित है। अतः इसका सही आंसर विकल्प ए ही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, तो दोस्तों इसका सही आंसर है रोहतांग। इसकी व्याख्या देख लिया जाए, हिमालय पर्वत तंत्र के उपर्युक्त दर्रों की ऊंचाई इस प्रकार है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई है 3978 मीटर, और बुर्जिल दर्रा 3200 मीटर, जोजिलिया दर्रा 3528 मीटर और काराकोरम दर्रा 3578 मीटर। उल्लेखनीय है कि काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत तंत्र में तो आता है, परंतु यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है नीलगिर की पहाड़ी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी घाट नीलगिर की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिल जाता है। पश्चिमी घाट के अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा व लंबा है। उत्तर पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्वी घाट। इसका व्याख्या अगर देखें तो मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीप भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बीच में यह अवसादों से ढका है, जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। यह गैप राजमहल पहाड़ियाँ और शिलांग पठार के बीच विस्तृत हैं। अतः गारो और खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बता चुका। ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है, तो दोस्तों ये संबंधित है दूध उत्पादन से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। यह 3 चरणों में शुरू की गई थी, 1970 से 81, 81 से 85 और 85 से 94 के बीच चलाई गई थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आपके जबान पर होना चाहिए ये क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु पर नुमा निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। इसका पूर्व नाम लाहिचिंग पित्रमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, यह पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है समूह, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जबकि मुख्य रूप से लगा दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी केप कमोरिन है। देखिए आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप लोग इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन में रहा तो आप लोग गलत कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मड आइलैंड का निकटतम शहर है पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई, तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुंबई। इसकी व्याख्या अगर देखें तो मड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मड फोर्ट बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर
अवस्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा, दक्षिणी अंडमान में। इसकी व्याख्या देख लें। पोर्ट ब्लेयर जो कि संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। मैं तो आपको लिए क्वेश्चन लेके आया ही हूँ, तो थोड़ा आप लोग भी मेरे लिए कुछ कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? तो दोस्तों ये सबसे निकट है म्यांमार। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है 6 डिग्री 14 उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री 94 पूर्वी देशांतर के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो शहर दिए गए हैं उनसे दूरी क्या है अंडमान निकोबार की? तो चेन्नई से दूरी है 1190 किलोमीटर, विशाखापत्तनम से दूरी है 1554 किलोमीटर, म्यांमार के कोको द्वीप से है 35 किलोमीटर और इंडोनेशिया के बादा आचिन से 140 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर म्यांमार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? जोरहाट, तिनसुकिया। सारे ऑप्शन बताने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट आपको आंसर पे ले चलूँ। तिनसुकिया है। इसकी व्याख्या देखें। तिनसुकिया असम का सबसे पूर्वी जिला है। असम राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। दिए गए स्थानों का पूर्व से पश्चिम का क्रम है। तिनसुकिया है पहले, फिर डिब्रूगढ़ है, फिर जोरहाट है, फिर दीमापुर है। ठीक है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी है। तो अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये तो आपके जबान पर होना चाहिए ये क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 7वां स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टि से, लेकिन कभी कभी क्रम में दे दिया जाता है, तो ये क्रम भी जान लेना हम लोगों के लिए आवश्यक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहले स्थान पर रूस है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर भारत है। और भारत का क्षेत्रफल कुल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल भूभाग क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत की है? 2.4। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो इसमें सबसे ज़्यादा लंबी है बांग्लादेश के साथ। व्याख्या देखें। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई है 4096.70 किलोमीटर। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ है 2990 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। तो दोस्तों एक चीज़, यही क्वेश्चन जो है आपको क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा लंबाई है बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, तब भूटान। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है वेस्टर्न घाट से। इसकी व्याख्या देखिए। कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। यह रेल मार्ग रोहा महाराष्ट्र में है, से मंगलौर कर्नाटका में है तक 760 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे रेल मार्ग पर यातायात 26 जनवरी 1998 से प्रारंभ हो गया था। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो ये फैला है गोवा और दमन द्वीप। इसकी व्याख्या देखेंगे। कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बंगलौर, जो कर्नाटक में है, तक विस्तृत है। इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। गोवा से कुमारी अंतरी तक का तट जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में दमन क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रदेशों की सीमा के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जबकि दीव गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ के पास तटीय भाग पर स्थित है। तो इसका तीसरा आंसर इस प्रकार से सही है। अगला क्वेश्चन, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से आप नहीं गुजरते हैं? तो ये है सोलापुर। व्याख्या देखिए। कोलकाता से कन्याकुमारी जाने में सोलापुर से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सोलापुर महाराष्ट्र में है। आप लोग ये भी जान लीजिए कि सोलापुर महाराष्ट्र में है। फलता सोलापुर कोलकाता कन्याकुमारी मार्ग पर नहीं पड़ता है। प्रश्न में दिए गए सभी स्थान कन्याकुमारी कोलकाता मार्ग पर पड़ते हैं, सोलापुर कर छोड़ को। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो क्वेश्चन के अनुसार इसकी जम्मू और कन्याकुमारी है, लेकिन अभी आपको व्याख्या भी दिखाएंगे।
तो प्रश्न काल में सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी जो है कन्याकुमारी हिमसागर एक्सप्रेस थी, जो 3714 किलोमीटर की दूरी औसतन 70 घंटे में तय करती थी। लेकिन वर्तमान समय में कौन सी है, तो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी जो विवेक एक्सप्रेस है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है जो कुल 4272 किलोमीटर की दूरी तय करती है, औसतन 82 घंटे का टाइम लेती है। इसकी घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने किया था और ये 11-12 के रेल बजट में पास हुआ था और स्वामी विवेकानंद के 150वें जयंती या जन्म दिवस पर 2013 में हुआ था। तो इसमें इम्पॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन है कि सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन है वर्तमान में, तो विवेक एक्सप्रेस है। आगे चलते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, तो भारत का देशांतरी विस्तार पहला है 68.7 पूर्वी देशांतर से 57.25 पूर्वी देशांतर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार जो है 68.7 से 57। जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है, तो ये जो लाइनें होती हैं ये अक्षांशीय विस्तार है और ये वाला देशांतरी विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो दोस्तों इसके अनुसार पहला ऑप्शन सही है और ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। यदि इसमें द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच होगा। क्योंकि निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 पर स्थित है। विकल्पों में दोनों उत्तर दिए हुए हैं। इसके पूर्व इसी प्रकार के प्रश्न में केवल एक सही विकल्प दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये है तीसरा ऑप्शन सही है 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा। व्याख्या, 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा के भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये आपका व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है, तो दोस्तों उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी है 3200 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर, ये फैक्ट है आपका। और पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो इसका आंसर है चेन्नई। व्याख्या देखिए। विकल्प में दिए गए उपरोक्त नगरों में सौर ऊर्जा की प्राप्ति मुख्यतः अक्षांशों से प्रभावित होती है। दिसंबर माह में सूर्य की स्थिति मकर रेखा के आसपास रहती है, अतः जो स्थान मकर रेखा से जितने समीप होगा वहां अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो विकल्प में दिए गए 4 नगरों में चेन्नई सबसे दक्षिण अर्थात विषुवत रेखा के निकट है, अतः यह अन्य स्थानों की अपेक्षा सबसे अधिक सौर ऊर्जा को प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय क्या होगा, तो दोस्तों 8 बजे होगा। इसकी व्याख्या देखिए। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, अतः दोनों के मध्य 29 डिग्री 18 देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए दोनों स्थानों के मध्य अंतर 29 × 4 बराबर 116 मिनट अर्थात 1 घंटा 56 मिनट का है। चूँकि पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होता है, अतः जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे होंगे तो सौराष्ट्र में 1 घंटे 56 मिनट का अर्थात 2 घंटे का समय होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अहमदाबाद को। व्याख्या क्या है। मुंबई में सूती वस्त्रों की 63 मिलें हैं। मुंबई को कपास का विराट नगर, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके लिए। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों चिल्का झील जो है झींगा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या क्या है, तो उड़ीसा की चिल्का झील में मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है, जो झींगा मछली होती है उसके लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन है, संरक्षण की परिभाषा क्या है? तो संरक्षण की परिभाषा यही है, तीसरा, जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो क्वेश्चन के अनुसार है कंचनजंगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गाडविन ऑस्टिन में है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, किंतु यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। उपयुक्त विकल्प में इनके न होने के कारण सही उत्तर कंचनजंगा ही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल, ये तीसरा ऑप्शन सही है, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं को प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं? तो दोस्तों ये काम करता है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, जो उत्तरी सीमाओं की रक्षा करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, पर्वत K2 के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? गाडविन ऑस्टिन को जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। काराकोरम श्रेणी में स्थित K2 8,611 मीटर ऊंची विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। व्याख्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तक है। इसके उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सह्याद्री पर्वत स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देखेंगे। पश्चिमी ढाल घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में केरल तक विस्तृत है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो ये बेंगलोर के पास बसा हुआ है। इसकी व्याख्या देखेंगे। नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में अवस्थित है। यह बेंगलुरु से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और आपको क्वेश्चन के स्तर कैसे हैं बताइएगा। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपने आप को आप परख सकते हैं, जांच सकते हैं। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है। उत्तर पश्चिम का पर्वत है, तो उत्तर पश्चिम का पर्वत भाई साहब है हिंदकुश, क्वेश्चन के अनुसार। इसकी व्याख्या देखेंगे। अरावली श्रेणी या पश्चिम भारत में 300 किलोमीटर लंबी श्रेणी है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, ठीक है। विंध्य श्रेणी की बात करें तो यह मध्य भारत में स्थित पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के विभाजक मानी जाती है। सतपुड़ा श्रेणी की बात किया जाए तो यह गुजरात में अरब सागर से लेकर पूर्व में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। सतपुड़ा के उत्तर और विंध्य श्रेणी के दक्षिण, अर्थात दोनों श्रेणियां मध्य से नर्मदा नदी, जबकि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण से होकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। दोनों अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। हिंदकुश, यह पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में फैली हुई है। स्पष्ट है कि उपयुक्त श्रेणियां उत्तर पश्चिम का पर्वत हिंदकुश है, इसलिए इसका विकल्प तीसरा सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? तो भाई साहब ये तो आपको जानते ही होंगे, अरावली है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक लंबाई के रूप में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटोजोइक युग में हुआ था और 250 से 542 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसका 1722 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महनगिरी चोटी स्थित है पूर्वी घाट में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महनगिरी चोटी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में महानदी एवं कृष्णा नदी के मध्य स्थित है और यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है।
निम्नलिखित में से कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों पालनी पर्वत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोडाईकनाल तमिलनाडु डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी है। इसकी व्याख्या, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई 2655 मीटर है। दोदा बेट्टा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यह पठार लगभग 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल पर स्थित है। यह विस्तृत लावा के प्रभाव से निर्मित है। इस पठार का चंबल, बेतवा, काली, सिंध तथा पार्वती नदियाँ बहती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? तो दोस्तों श्रीलंका की वजह से आता है बार बार खबर में। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित एक सैन्य आधारित क्षेत्र है। तो दोस्तों ये था टेस्ट सीरीज़। चाहे इसको टेस्ट सीरीज़ मानिए, चाहे प्रैक्टिस मानिए अपने आप को, चाहे एक जीएस का छोटा सा सेट मानिए कि आपको तैयारी के लिए मैंने प्रोवाइड कराया, और बहुत ही कम समय में करीब 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में बहुत ही कम समय में करीब मान के चलिए कि 30-40 मिनट के अंदर 70 से 75 क्वेश्चन आपने किए। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके तैयारी के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।